मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन एक क्रांतिकारी बात है। और इस बात को कहा था हमारे देश के एक बहुत बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके वजह से ही आज हम इंडिपेंडेंस हैं। आज हम ठीक से खाना खा रहे हैं, आज हम ठीक से बात कर पा रहे हैं, आज हम ठीक से कुछ कपड़े पहन पा रहे हैं। इस छोटी सी बात की वजह से ही ये सब हो पाया है। नेताजी का हमारे देश की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा एक रोल है। और आज इस वीडियो में मैं आपको उनकी ही एक बायोग्राफी बताऊंगा, मतलब कैसे उनके वजह से ही हमारा देश स्वाधीन हुआ है। हाँ, ये अफवाह है कि उनके मरने के बाद, मतलब जो अफवाह है कि उनके मरने के बाद ही हमारा देश स्वाधीन हुआ है, लेकिन उनका कितना ज़्यादा हाथ था हमारे देश को स्वाधीन करने के पीछे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो हे गाइस, माय नेम इज प्रीतम और मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और एजुकेट करना ताकि आप अपने गोल तक बड़े आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा की कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था आज ही के दिन 23 जनवरी को। बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और साथ ही साथ उनका सोच एक क्रांतिकारी की तरह था, मतलब वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी स्कूली पढ़ाई ख़त्म करते हैं रॉबिन्सन कॉलेज स्कूल से और फिर उनका सेना में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन आंखों के तकलीफ की वजह से उन्हें सेना में नहीं लिया जाता है और फिर से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। मगर एक दिन कॉलेज में क्या होता है, प्रोफेसर एक लेक्चर ले रहा था और इंडियन जो लोग थे उस कॉलेज में, उनके ऊपर वो उल्टे सीधे बात कर रहे थे। मतलब हम इंडियन जो धर्म को मानते हैं उसके ऊपर उल्टे सीधे बात कर रहा था वो प्रोफेसर। और सुभाष चंद्र बोस को ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इतने सारे इंडियन लड़के यहाँ पे बैठे हैं लेकिन कोई भी कुछ उल्टा सीधा, मतलब सर को कुछ भी उल्टा सीधा बोल नहीं रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, ये सब करने के बाद कोई भी गोरे इंसान उसको कॉलेज में नहीं रखेगा, इसीलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और सुभाष अब कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ से ही अपना बीए कंप्लीट करता है। और उसके बाद वो अपने पिता के हिसाब से चलता है और लंदन चला जाता है ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने, मतलब उसकी पढ़ाई करने। वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि 4 साल की पढ़ाई उन्होंने 7 महीने में कंप्लीट कर ली। और इतना ही नहीं बल्कि उसमें 4th रैंक किया। उस टाइम पे बहुत मुश्किल से ही शायद एक आध इंसान ऐसा होता था जो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता था और इंडियन सिविल सर्विस के लिए एक ब्रिटिश ना होके भी सिलेक्ट हो पाता था। और वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने 4th रैंक कर लिया था। लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रांतिकारी उनका सोच था कि उन्होंने उस नौकरी को ही छोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, सारे ब्रिटिशर्स जो थे ना वो चौंक गए। यार ऐसा कौन सा इंसान है जो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ देता है देश की सेवा करने के लिए। सारे ब्रिटिशर्स की ध्यान उनकी तरफ चला गया, साथ ही साथ सारे हिंदुस्तानी लोगों को उनके ऊपर भरोसा आना स्टार्ट हो गया। और सुभाष चंद्र बोस जी का यही था पहला कदम अपने देश की सेवा के लिए। फिर वो कांग्रेस में आ जाते हैं और गांधी जी के साथ मिलके वो काम करना स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो कोलकाता का मेयर बन जाते हैं। अब कोलकाता का मेयर बनने के बाद वो कोलकाता की हर एक चीज़ को बदल देता है। जैसे जितने भी सारे जगह का नाम था ब्रिटिशर्स के नाम पे या फिर अंग्रेज़ी जितने सारे नाम थे, उन सारे नाम को बदल के वो हिंदुस्तानी नाम रखना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद जितने भी लोग कोलकाता में थे जो कि किसी जंग में मर चुके हैं या फिर शहीद हो चुके हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को वो जॉब देना स्टार्ट कर चुके थे। यही नहीं, जब कभी भी कुछ बुरा होता है, मतलब कभी बाढ़ आ गया तो कभी महामारी आ गया, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी खुद जाके उनकी मदद करते थे, उनकी सेवा करते थे, उन्हें खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ऐसा करते करते वो फिर से ब्रिटिश की आंखों में आ गए और एक दिन उन्होंने ब्रिटिश के हिसाब से हद पार कर दी। आपने तो वो किस्सा सुना ही होगा जब 1925 में गोपीनाथ साहा ने कोलकाता की एक पुलिस ऑफिसर को, मतलब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारना चाहा था, लेकिन
बॉम्ब जाके गिरा किसी दूसरे की गाड़ी में। मतलब उस टाइम पे उस गाड़ी में वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और गोपीनाथ साह को फांसी हो गया। और फांसी होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसकी सत्कार कर दिया था। बस यही उनकी गलती थी, इसीलिए ब्रिटिश ने उनको जेल में बंद कर दिया। अब यही था जेल जाने का उनका पहला किस्सा। इसी तरीके से वो 11 बार जेल जा चुके थे, 11 बार, मगर उनको रोकने की हिम्मत किन में थी। अब जेल से छोड़ने के बाद 1927 में वो कांग्रेस के साथ मिलके स्वतंत्र संग्राम चला रहे थे। लेकिन उस टाइम पे गांधी जी डोमिनियन सरकार पे ही खुश हो रहे थे। डोमिनियंस का मतलब यह है कि जैसा अभी ब्रिटिश मतलब यूके उनके 5 अंडर की देशों पे चलाता है, मतलब सरकार हमारा है लेकिन चलाएगा ब्रिटिश सरकार ही। लेकिन नेताजी इसके ऊपर खुश नहीं थे, वो स्वतंत्र भारत चाहते हैं, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। इसीलिए वो इंडिया छोड़ देते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं इंडिया की ताकत को बढ़ाने के लिए, इंडिया की हेल्प करने के लिए। वो जो ब्रिटिश के खिलाफ जो देश हैं उनके ऊपर जाके वो हेल्प मांगने की आशा के लिए वो जाते हैं। अब 1934 में उनके पास खबर आता है कि उनके पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए वो फिर से इंडिया आते हैं। लेकिन इंडिया आते ही उनके पिता से तो वो मिलते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेता है। अब जेल से छूटने के बाद वो फिर से और ज़्यादा दम लगा के ब्रिटिश के खिलाफ होने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गांधी जी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए नेताजी ने 1938 में कांग्रेस को छोड़ दिया। गांधी जी और नेताजी का मंजिल बिल्कुल एक था, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल ही अलग थे। खैर उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकता है। और जब ये खबर ब्रिटिश सरकार को लगती है तब वो फिर से नेताजी को जेल में बंद कर देते हैं। मगर नेताजी को जेल में रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसीलिए वो जेल में ही भूख हड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ता है, लेकिन उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद 16 जनवरी 1941 में वो घर से भाग जाते हैं और काबुल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए वो जर्मनी पहुंच जाते। उस टाइम पे जर्मनी में हिटलर राज करता था और हिटलर से उन्होंने मदद मांगा। बहुत एक बड़ी स्टोरी है कैसे हिटलर अपने बहुत सारे लोगों को रखते हैं जो उनकी तरह दिखते हैं, उनके हमशक्ल वो हिटलर रखते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने सबको पहचान लिया और हिटलर से ही जाके मिला। हिटलर खुश हुआ लेकिन ज़्यादा कुछ मदद नहीं किया, इसीलिए नेताजी वहाँ से चले जाते जापान। जापान तो अमेरिका और लंदन के बिल्कुल खिलाफ था, इसीलिए जापान जाते हैं और जापान के प्राइम मिनिस्टर को वो एक ही रात में कन्विंस कर लेते हैं। और उसके बाद जापान उन्हें कहता है कि हाँ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब जापान के पास जितने भी सारे इंडियन कैदी थे उनको वो छुड़ा लेते हैं, मतलब परमिशन लेके ही, और फिर उन सभी को मिला के वो एक फ़ौज बनाते हैं और इस फौज का नाम देते हैं आज़ाद हिंद फौज। उस फौज में वो एक ही बात कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जापान में ये सारी फौज बनाने के बाद वो उस फौज से कहता है कि दिल्ली चलो। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें जापान के साथ रसिया के साथ अमेरिका और लंदन की बहुत जंग चल रही थी, और वहीं पे दूसरी तरफ नेताजी ने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर। अब दोनों को संभालना पड़ रहा था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब जापान हार गया और नेताजी का मनोबल टूट गया। अब नेताजी ने कुछ दिनों तक जंग को बंद करने का फैसला ले लिया और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद, मतलब 18 अगस्त 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तब नेताजी जा रहे थे मॉस्को प्लेन से। और मॉस्को जाते वक्त ताइवान में उनके प्लेन का एक क्रैश की खबर आती है, जिसमें बताया जाता है कि नेताजी के साथ जापान के बहुत सारे सैनिक भी थे, जो बहुत सारे जनरल भी थे, वो भी बुरी तरीके से जल के घायल हो चुके थे। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया
तब वही नेताजी का आखिरी सांस गुजर गया। अब इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं। इतना भी आप कह सकते हैं कि नेताजी की जो मौत है ना, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा रहस्यजनक है। और आज भी उनके मौत के ऊपर रूमर्स आते रहते हैं। अब नेताजी की तो डेथ हो गई, लेकिन जो इंडिया इंडिपेंडेंस बना उसके ऊपर नेताजी का कितना बड़ा हाथ था, अब जानिए। अब जबकि आज़ाद हिंद फौज का जो राजा है, जो उनका सेनापति है, वही नहीं रहा, तब ब्रिटिश ने आज़ाद हिंद बाहिनी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और जब ये बात न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंची, तब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि नेताजी हो सकता है कि उनके लिए मर गया हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिल में राज करता है। इसीलिए सारे लोग बहुत गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो सेना काम करते थे ना, वो भी गुस्सा हो गए। और एयरफोर्स, नेवी, नॉर्मल सेना सभी गुस्सा हो गए और विद्रोह कर दिया। अब ज़रा सोचिए कि इनके 40,000 सिर्फ सैनिक थे, और इनके मतलब ब्रिटिशर्स के 40,000 सैनिक थे, और इंडियन के 25 लाख सेना थे जो उनके ही अंडर काम करते। मतलब 40,000 कंट्रोल करता था 25 लाख को। तो कितनी देर तक वो टिका सकते थे भाई? फिर क्या था? इसी घटना की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने ये फैसला कर लिया कि नहीं, अब इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। बहुत और भी रीजन थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। क्यों, बताता हूँ। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद 1950 साल का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ना, वो आया इंडिया में एक इंटरव्यू के दौरान। और इंटरव्यू के दौरान उन्हें उनसे पूछा गया कि आप तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीत चुके थे, इतने ज़्यादा पावरफुल थे, फिर आपने इंडिया को छोड़ क्यों दिया? तो उन्होंने कहा था कि मेरा इंडिया छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि 25 लाख सैनिक की जो हड़ताल थी वो हम संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए ही हमने इंडिया को छोड़ दिया था। दोस्तों, नेताजी हो सकता है अब मर चुके हो, लेकिन वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है, और आज उन्हीं की वजह से ही हम आज़ाद हो पाए हैं। তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী, তোমার কাহিনী